स्टार्ट। नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीत। लूसेंट सीरीज का नया टॉपिक अलेक्जेंडर या सिकंदर। आइए बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर को हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। मात्र 32 वर्ष की उम्र में मैक्सिमम विश्व में राज करने वाला। मतलब आज तो मेसोडोनिया, क्योंकि जो इसका जो जन्म हुआ था वो मेसोडोनिया में हुआ, फिर उसने फारस को हराया। उसने फारस का अभियान चलाकर फारस को हराया। फिर उसके बाद भारत पर आता है, भारत विजय अभियान चलाता है, भारत के कुछ प्रदेशों को जीतता है। उसके बाद पुनः वापस लौटने में इसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। वैसे तो टॉपिक छोटा सा है, लेकिन बात करने में इसको मजा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से भरे हुए इस सेशन की। बात करते हैं सिकंदर अलेक्जेंडर की। मैंने बताया भी इनका जन्म, परिचय के बारे में देख लेते हैं। पूरा मैप के थ्रू समझाने वाला हूं आज वाले लेक्चर में, ठीक है। इनका जन्म 556 ईसा पूर्व मेसोडोनिया में इनका जन्म हुआ। पिता फिलिप, माता ओलंपियास। क्या बताया भैया? जन्म 556 ईसा पूर्व इनका क्या होता है भैया? जन्म होता है। कहां हुआ? मेसोडोनिया में। मेसोडोमिया मेसोडोनिया में क्या होता है? इनका जन्म होता है। पिता फिलिप, माता ओलंपियाज। पिता फिलिप, माता ओलंपियाज। इनके जो पिता थे उस समय जो मेसोडोमिया था उनके क्या थे भैया? शासक थे। आपकी स्क्रीन में मैप आ गया होगा। इसके अंदर देखो, जो पर्पल वाला है मेसोडोमिया है, वो जो है ना डैनियल नदी के नीचे ब्लैक सी दिख गया होगा पर्पल कलर का। हाँ भैया ये था। तो भैया ये था मेसोडोमिया। आइए बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर बचपन से ही महान, और जिस चीज को करने के लिए ठान लेता था उसको क्या करता था भैया? पूरा करता था। बताया भैया सिकंदर के बारे में। सिकंदर क्या था भैया? बचपन से महान, बचपन से बहादुर, और जो अगर वो किसी काम को ठान लेता करने की, भैया ये काम में करना है, तो उस काम को करके रहता था। यानी कि हम बोल सकते हैं जिद्दी था। बोलो हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। अब इसने देखा इनके पिता थे भैया फिलिप। पिता फिलिप ने देखा कि यार इसमें नॉर्मल गुण तो नहीं है, नॉर्मल बालक तो है नहीं है, इसके अंदर कुछ विचित्र गुण है। तो ऐसा करता है, मैं इसको ना अच्छे से अच्छे गुरु के पास इनके क्या करता हूँ? शिक्षा दिलाता हूँ। अच्छे से अच्छे गुरु के पास इनके क्या करता हूँ? शिक्षा दिलाता हूँ। अब ये ले जाता है भैया विश्व के सबसे फेमस, सबसे बढ़िया गुरु के पास। इनका नाम था अरस्तु। अरस्तु के पास जाता है भैया कौन? सिकंदर। अरस्तु के पास गए। अरस्तु के पास जाने के बाद इन्होंने उनसे नीति शास्त्र और राजनीति के बारे में क्या ली? शिक्षा ली। देखते देखते बात करते, ठीक है। सिकंदर बोला भैया ये तो एक तो थे बचपन से ही क्या बहादुर, बचपन से ही बहादुर। साथ ही वाले जो काम वो ठान लेता उसे करता। यानी कि हम बोल सकते हैं कहते जिद्दी टाइप का था। फिर इनके पिता इसको लेके जाते हैं विश्व के सबसे फेमस गुरु के पास में, अरस्तु। अरस्तु आप भी जानते हो भैया, हाँ। तो इनके गुरु कौन है भैया? अरस्तु। अरस्तु ने इनको किसकी शिक्षा दी? बोलो भैया नीति शास्त्र के साथ साथ किसकी? राजनीति की इनकी क्या देते हैं? इनको शिक्षा देते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब ये जो सिकंदर थे भैया होमर से बहुत प्रेरित थे। होमर कौन थे भैया? होमर थे यूनानी कवि, जिनके अपन जिनके अपन ग्रंथ देखे तो इलियाड हो गया, ओडिसी, इनके क्या थे भैया? फेमस ग्रंथ थे। तो इनसे क्या थे? फेमस थे, उनसे क्या थे भैया? प्रेरित थे। कौन? सिकंदर। अब इनके बाद में एक घटना घटित होती है इनके जीवन में कि इनकी जैसे 20 वर्ष की आयु में आते हैं, तो 20 वर्ष की अवस्था में इनके जो पिता थे फिलिप की हो जाती है भैया हत्या। पिता की हो जाती है भैया हत्या। अब आप देखते हो कि अगर कोई राज्य है, देखो समझा करो, देखो आपको समझाता हूं मैं। ये अगर कोई राज्य है, अब इसका जो शासक है, अगर इसकी देखो हत्या, इस शासक की अगर हत्या हो गई या फिर इसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? अभी जो राज्य है इसके अंदर अगर शासक की अगर हत्या या मृत्यु हो जाती है, तो आप बोलोगे भाई जो राज्य है ना पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं, एक पूरा क्षेत्र हो गया उसको राज्य बोलते हैं। अलग अलग भूखंडों से मिलकर बना होगा, अलग अलग बात। जैसे ये अलग हो गया, जैसे अपना जयपुर हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, वैसे मिलके, ठीक है, वैसे मिलके मन बना होगा। तो वहां पे अब क्या होगा? जो छोटी रियासतें होगी वो तय करेगी भैया खुद को स्वतंत्र करने की। सही बात है ना? जो छोटी रियासतें होगी, कौन सी भी? छोटी रियासतें,
रियासतें, वो क्या करेगी, ट्राई करेगी भाई स्वतंत्र हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इनके अंदर जो इनके जो भाई भाई होंगे, अब जो फिलिप का जो भाई, उनका जो बेटा उत्तराधिकारी अलग अलग होंगे, वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि भैया हम इनको क्या कर सके, इनके उत्तराधिकारी बन सके, इनके बेटे भाई ये ट्राई करेंगे कि भैया हम बन जाए इनके उत्तराधिकारी। एक तो क्या स्थिति, पहली स्थिति तो क्या होगी भैया, जो रियासतें होगी, जो छोटी छोटी रियासतें होगी, वो ट्राई करेंगे भैया हम स्वतंत्र हो जाए। और दूसरा कि भैया इनके जो भाई, अब जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर, इनके अलग अलग भाई, वो और इनके रियासतों कोई मंत्री हो गया, कोई सेनापति हो, वो ट्राई करवाएगा कि भैया हम अब, वो बोले मौका थोड़ी ना छोड़ेगा, वो मौका थोड़ी ना छोड़ेगा कि भैया अब राजा बनने का सीधा सीधा मौका मिलेगा, राजा ना बन जाए। इन सभी को निपटाते हुए कौन आया भैया, सिकंदर। इन्होंने अपने भाइयों की हत्या करके 20 वर्ष की उम्र क्या होता है, मेसोडोमिया के गद्दी पे बैठता है, कौन, सिकंदर। तो ये चीज आपको घटना समझ में आई होगी, बोलो हाँ भैया ये घटना समझ में आ गई कि ये तो सीधी सी बात है, अगर कोई शासक, किसी राज्य के शासक की मृत्यु हत्या होती है, तो उसमें से उस समय 2 से 3 साल में क्या घटना घटित होती है, अगर उसको उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, तो आप समझ जाओ कि भाई वहां पे खेल होने वाला है। जो छोटी रियासत है वो ट्राई करेगी भाई हमेशा हमेशा, जैसे अपने देख लो कि 1857 की क्रांति हुई, तब जो छोटी रियासतें थी कुछ को तो हमेशा ट्राई करती रह रही थी कि भैया हम आजाद हो जाए, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले। और साथ ही साथ देखा कि भैया अगर राजा, उसका अगर कोई बेटा है, कोई भाई है, उनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध तो होने वाला है, सीधी सी बात है, हिस्ट्री में तो ये चलता रहता है। तो ये था, तो सेम घटना घटित होती है इनके साथ में, ये सेम चीजें इन्होंने फेस की। तो 20 वर्ष की उम्र में मेसोडोमिया के शासक बन के आते हैं कौन, 20 वर्ष की उम्र में शासक बन गया कौन, सिकंदर, अपने अलेक्जेंडर। बहुत बढ़िया। अब इनके तो दो जनों का नाम आता है, तो सेनापति और नौसेना प्रमुख, क्योंकि जो मेसोडोमिया है, मैप आपकी स्क्रीन पे हो गया, आ गया होगा, वापस देखो। अब बोलोगे तो ये चारों ओर से क्या है, चारों ओर से क्या, 3 से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे समुद्र के लिए बहुत, मतलब ये नौसेना इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आइए देखते हैं। पहले तो मैं बता रहा हूं उनका सेनापति और एक नौसेना प्रमुख, उनके बारे में जानते हैं, तो नाम देख लेते, नाम से कम काम अपना हो जाएगा। सेनापति, इनके सेनापति में क्या नाम निकल के आता है भैया, सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। आया यार समझ में, याद आ गया भैया, यार ये तो मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है नाम। तो आइए सेनापति के बारे में जानते हैं। सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, ये तो भैया इनके सेनापति। और एक आता है नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख था निरियाकस, निरियाकस। तो ये था इनके इंपॉर्टेंट चीजें। अब अपन चलते हैं भैया, अब मेसोडोमिया पे इन्होंने संभाल रखा है। अब इनकी नीति होगी कि भैया मैं करूं विश्व को विजय, जिस प्रकार हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, वो पूरे विश्व को फतेह करने चला गया था, निकल गया भैया मैं पूरे विश्व को क्या करने वाला हूं, फतेह करने वाला हूं। सेम इनकी ये नीति निकल के आती है सिकंदर की, या बोलेंगे भैया मैं निकल रहा हूं विश्व फतेह करने, विश्व को फतेह करने के लिए। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये करेंगे अपना पहला हमला किस पे, पर्शिया पे, फारस। फारस पर क्या किया भैया, पहला हमला किया। लेकिन भैया फारस वाले भी छोटे मोटे नहीं है भैया, उनकी जो आर्मी है खतरनाक थी। बात करेंगे उनकी आर्मी के बारे में। पहले उनकी आर्मी में कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से रेजिमेंट, क्या खास बात थी, वो सारी अपन तुम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का विश्व विजय अभियान। विश्व विजय अभियान, इसने पहला अटैक किया किसमें, फारस पर, फारस पर हमला। फारस पर हमला तो कर दिया, लेकिन ये देखता है भी ये फारस की जो सैनिक है छोटे मोटे नहीं है, फारस की सेना सबसे तगड़ी, विश्व की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक थी। किसकी, फारस की सेना। पहले बात कर लेते हैं फारस की सेना में क्या क्या था। फारस की सेना में थोड़ा आपको माइंड चलाऊंगा, भाई ये सेना थी। ऐसे तो आप तो सोचोगे भाई सिकंदर महान है, वो तो जाके बेस्ट अपना कर देगा और जहां जहां आक्रमण करेगा वहां जीतते हुए, ऐसे नहीं था भैया। दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना में थी फारस की सेना में। इसमें क्या था, सबसे बेहतरीन सैनिक, सबसे अच्छे लड़ाकू सैनिक, अच्छे लड़ाकू, अच्छे लड़ाकू सैनिक कहते भैया,
अच्छे लड़ाकू सैनिक। दूसरा इसमें ना घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार के साथ साथ आप बोलोगे कि भैया तीरंदाज, घुड़सवार के साथ में क्या आएगा भैया तीरंदाज। लास्ट अपन देख सकते हैं दांतेदार रथ, दांतेदार रथ, दांतेदार रथ, ये दराती रथ, दराती रथ, इसको लिख लो दराती रथ। तो क्या कहता है इनको फेमस फारस की सेना के पास सबसे अच्छे लड़ाकू सैनिक, साथ ही में घुड़सवार है, तीरंदाज है और 10 ये दराती रथ। दराती रथ होता है जो एक रथ होगा उसके चारों तरफ क्या होगा, जो बाहुबली वाला नहीं देगा क्या आपने सीन कि बाहुबली का जो अपोजिट उसका जो भाई था तो उसके पास जो रथ था वो काटते हुए लेके जाता है, वो कौन सा विमान बोलता है उसको, तो भैया वो था, वो होते थे भैया दराती है रथ। तो ये देखा भैया फारस सेना ये अच्छी चीज है। फिर भी ये जाता है, पहला अटैक करता है इसमें 334 ईसा पूर्व में होती है पहली लड़ाई, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेनिकस की लड़ाई, ग्रेनिकस, ग्रेनिकस की लड़ाई, ग्रेनिकस की लड़ाई 334 ईस्वी में होती है ग्रेनिकस की लड़ाई। ग्रेनिकस वहां पे नदी थी उसके किनारे होती है कौन सी, ग्रेनिकस की लड़ाई। इसमें सिकंदर जीतता है, सिकंदर जीतता है। दूसरी अपन बात करते हैं, फारस छोटा सा नहीं है, फारस में बहुत बड़ा साम्राज्य, तो भैया उसको जीतना बहुत मुश्किल था। 334 ईस्वी में होता है ग्रेनिकस की लड़ाई। साथ में अपन बोलते हैं इसके एक साल बाद 333 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व में होती है भैया किसकी, इस्सुस्की की लड़ाई, इस्सुस्की की लड़ाई। इसके अंदर कौन था, इसके अंदर फारस क्यों सा लड़ा था भैया, दारा थर्ड, डैरियस, डैरियस थर्ड, डैरियस थर्ड लड़ा था। डैरियस थर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सेना के बारे में। इसके पास में थी 2.5 मिलियन सैनिक, 2.5 मिलियन सैनिक। साथ ही में इसके पास एक 10,000 सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जिसको बोलते थे अमर सेना। अब भैया 10,000 सैनिक समझ गए, रेजिमेंट है, अमर सेना क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। 10,000 पैदल सैनिकों की, पैदल सैनिकों की, 10,000 पैदल सैनिकों की एक रेजिमेंट, जिनको हम बोल रहे हैं अमर सेना, अमर सेना। अभी इसको अमर सेना क्यों बोल रहे हैं, इसको अपन अमर सेना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें अगर कोई भी सैनिक घायल होता या किसी की मृत्यु रहती तो उसको क्या हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देते, यानी जो गिनती है 10,000 की वो 10,000 की 10,000 रहती। तो इसलिए इसकी फेमस थी भैया अमर सेना, डैरियस थर्ड की। ये फिर भी हारता है, डैरियस थर्ड फिर भी हारता है। इसके बाद में ये क्या करेंगे, जो अपना लेबनान, इजराइल, गाजा वाला क्षेत्र हो गया, लेबनान, इजराइल, और उन क्षेत्रों को क्या करेंगे समुद्री मार्ग से घेर कर, क्योंकि समुद्री मार्ग आप जानते हो इजराइल वाला पार्ट जिसका है समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है, तो लेबनान ये साइड में आता है ना, ये चीजें यहाँ लेबनान, इजराइल, गाजा, ये चीजें। तो यहाँ पे क्या करता है समुद्री मार्ग से जाएगा, घेरेगा और उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इनके लिए एक बातें भी फेमस है, ये बात भी चलती है कि भैया अगर ये किसी चीज कहीं पे जा रहे हैं आक्रमण करने और अगर कोई राज्य समुद्र से घिरा हुआ है बीच में, ये क्या करेगा अपने नौसेना वालों को चारों तरफ से बोल देगा भी इसको घेरो, चारों तरफ से बोलेगा भाई इस राज्य को आप क्या करो, घेर लो। चलो राज्य घेर लिया। अब यहाँ पे जैसे इसके पास तटों पे आएंगे, ये क्या करता है अपने सैनिकों को बोलता है भी अपने जो जहाज है अपन जिनसे आए उनको आप क्या करोगे भैया उड़ा दो। यहां से करते थे उनको उड़वा देता था, जहां जिस चीज पे आया ना उस चीज को उड़ा देता था। फिर एक चीज प्लस पॉइंट निकल के आएगा भी इनके जो सैनिक थे उनके बीच, उनके लिए प्लस पॉइंट ये निकल के आएगा, प्लस पॉइंट तो क्या निकल के आएगा वही जाएगा भी ये तो करो या मरो, या तो करो या मरो, या तो राज्य को जीतो या अपने आपको मृत्यु के हवाले कर दो। तो ये इसकी नीति निकल के आती है, कई कई जगह शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, कई बोलते हैं इसलिए इसको महान बोला जाता है। तो हमने देखा कि भैया फारस पर हमला ये करता है, पहली होती है, दूसरी होती है लगभग इसने 330 ईसा पूर्व में फारस को जीत लिया। 330 ईसा पूर्व क्या किया भैया, फारस विजय, फारस पर विजय प्राप्त कर ली। अब आएगा भैया इसका भारत विजय अभियान, कैमरा चल रहा है। अब निकल के आता है भैया अलेक्जेंडर सिकंदर का भारत विजय अभियान।
अब ये क्या करेगा, क्योंकि इधर से जो पूरी राज्य है, पूरी जो देश है वो क्या करता है, जीतते हुए आ रहा है, जीतते हुए आ रहा है, जीतते हुए आ रहा है, जीत गया, फरार फारस को जीत गया। तो अब इसका मेल निकल के आएगा, भैया अब क्या करूंगा मैं, भारत की नजर आ गई इसकी, भैया भारत है, अब भारत के ऊपर क्या करेंगे, जीतने वाले हैं। अब इसका फेमस अभियान आता है भैया, भारत अभियान, भारत विजय अभियान। आइए उसके बारे में बात करते हैं। वहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे और इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखाऊंगा, तो बने रहिए लेक्चर में। वैसे तो क्या है, जो सिकंदर का कंटेंट है, सिर्फ 5 वर्ड का कंटेंट है, लेकिन ऐसे स्टोरी के थ्रू अपन समझ के करेंगे ना, तो आपके दिमाग में स्टोरी भी समझ में आएगी और ये जो कंटेंट है वो भी आपके दिमाग में ऐसे कैसे सेट हो जाएगा, पता तो लगे ना भैया इसकी हो क्या रहा है सिकंदर में भी। लिखने से मतलब नहीं है ना। फिर मौर्य प्रशासन चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से अपन, तो उसको अपन देखेंगे, उसको अलग अलग पॉइंट्स के रूप में अपन तोड़ के फिर उसको बांट के फिर वैसे हम उसको स्टडी करने वाले हैं। कंटेंट तो क्या है, कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन अच्छा कंटेंट जो आपको समझ में आए। तो ये बात करते हैं भारत विजय अभियान। भारत विजय अभियान सिकंदर ने क्या किया कि लगभग 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व जो भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र था, अब ये इधर से आया तो आप बोलोगे कि भैया ये जो अपना भारत है, ये तो मान लो ये अपना भारत है नहीं, छोड़ो ऐसे नहीं, ये अपना भारत है। अब भारत में क्या है कि ये इस एरिया में आ चुका था, इस एरिया में आ चुका था, इस एरिया में हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला से वहां पे एक दर्रा है, तो दर्रे से क्या था यहां आता है। अब यहां शासक था एक, उसने क्या किया, यहां आया, ये बोलोगे भैया कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आप बोलोगे डायरेक्शन देखे तो अपन उत्तर हो गया, और ये कौन सा पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम में आ चुका है, उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में आ चुका है, यानी ये वाला क्षेत्र में, इसके नॉर्थ में हिंदू कुश आया। अब ये आया, अब यहाँ पे ना ये कॉर्नर में खड़ा है, अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हो गए वहां पे आके ना क्या किया कि उसने सीमावर्ती राज्य थे उनके लिए एक पत्र निकाला, अधीनता पत्र। वो बोला कि भाई आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना अगर नहीं करा तो आपका जो राज्य हो जाएगा, अगर नहीं करे सॉरी अगर नहीं करा तो आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब ये सिकंदर फारस को जीतते हुए आ रहा है, अलग अलग राज्य अलग अलग देशों को जीत लिया, इसके बाद में चर्चे तो हो ही नहीं ना, इसके चर्चे तो होने वाले ही। तो भैया सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला शासक वो था भी तक्षशिला गंधार का, राजा का नाम था राजा आम्बी। आम्बी, तो आपकी स्क्रीन में फोटो आ गई होगी, मैप देखो, ये मैंने इसको व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रखा है, जो गांधार तक्षशिला, बोले भैया हाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर देखो थोड़ा सा राइट में लेफ्ट में, बोला हाँ भैया समझ में आ गया। तो आइए बात करते हैं। अब इसमें क्या किया कि 326 ईसा पूर्व सीमावर्ती राज्यों को अधीनता पत्र भेजा, अधीनता पत्र भेजा, अधीनता पत्र भेजा, और उसको स्वीकार करने वाला शासक ये पूछ लेता भैया, वो था भी गांधार तक्षशिला का राजा आम्बी। गांधार तक्षशिला, आपके मन में सवाल करो भैया इसने युद्ध क्यों नहीं किया, इसने युद्ध क्यों नहीं किया, बताता हूं। वो भी आम्बी युद्ध क्यों नहीं किया भैया, सिकंदर से कौन युद्ध करना चाहेगा, सिकंदर से कौन युद्ध करना चाहेगा, बोलो भैया सिकंदर से अगर कोई राजा युद्ध करना चाहेगा तो उसकी सेना सिकंदर से अच्छी होनी चाहिए, सिकंदर से बेहतरीन उसके पास लड़ाकू होने चाहिए, सिकंदर से बेहतरीन उसके पास लड़ाकू होने चाहिए, अच्छी सेना होनी चाहिए, वो खुद माहिर होना चाहिए। अब ये तो भैया है ही नहीं, उसके लेवल का ही नहीं है, वो बोलते लेवल का होना चाहिए, लेवल का तो है ही नहीं बंदा, आप भी तो है ही नहीं, सेना है ही नहीं इसके पास में। तो इसने क्या किया कि पहला शासक था जिन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, या बोल सकते कि लिखा हुआ था कि आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर के सामने पहला शासक था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो था राजा आम्बी। वो कहां का था, गांधार तक्षशिला का। बोलो हाँ भैया समझ में आ गया है, घटना समझ अच्छी भी है, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आम्बी का एक दुश्मन था जिसका नाम था राजा पोरस। पोरस का सामने देता है ये वाला,
पोरस होता है ये वाला। बोला हाँ भैया, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं जेलम और चेनाब वाला। जेलम और चेनाब के बीच में जो जगह थी वो क्या था, राजा पोरस का साम्राज्य था। आपके इसके में मैप आ गया होगा, बोलो हाँ भैया मैप आ गया। तो ये जो है, ये जो साम्राज्य है वो था भी राजा पोरस का। तो ये बात करते हैं अब इसने क्या किया कि सिकंदर ने, अब पोरस भाई साहब क्या करेंगे, सिकंदर के अधीनता नहीं मानने वाले। भैया लेवल का बंदा मिल गया अब सिकंदर को, सिकंदर अलेक्जेंडर को क्या मिलता है भैया, लेवल का बंदा मिल गया। राजा पोरस भैया, राजा पोरस पास है भैया हाथी, लड़ाकू हाथी, लगभग 150 के अराउंड इसके पास से कहते हैं लड़ाकू हाथी थे। अब ये क्या करेगा भाई, इसको पता है सिकंदर है ना पहली बार हाथियों सामना करने वाला है, तो उसके पास में एक बोल सकते हैं ना प्लस पॉइंट था कि हाँ भाई हम ये जो युद्ध है, हम उस युद्ध को हम जीत सकते हैं। क्योंकि सिकंदर भाई साहब पहले लड़ाई नहीं हाथियों से, उससे पहले सामना हो रहा है तीरंदाजों से हो रहा है, घुड़सवार से हो रहा है, इनसे क्या हो रहा था, उसका सामना हो रहा था। लेकिन इसका पहला वॉर था जिसके अंदर इसने हाथियों का सामना किया। लेकिन भैया क्योंकि पहले आ चुके हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो हाथी तो देखा, इनके जो सैनिक थे हाथियों से लड़ना सीख गए, किस प्रकार से अब हाथियों को कंट्रोल करते हैं वो करना सीख गए। तो अब इसने क्या किया कि राजा पोरस को और इसके बीच में, सिकंदर के बीच में होता है भैया युद्ध, जिसको बोलते हैं हाई डे स्पीच, और वो होता है झेलम नदी के किनारे। इसको बोलते हैं हाई डे स्पीच। जगह कई कई बार जगह क्वेश्चन लिखा हुआ जाता है भैया झेलम या वितिस्ता का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ। तो आइए देखते हैं राजा पोरस और इसके बीच में युद्ध। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व युद्ध होता है भैया किसके बीच में, पोरस वर्सेस सिकंदर। पोरस वर्सेस होता है भैया सिकंदर। पोरस वर्सेस हुआ सिकंदर। कहां होता है, इसको क्या बोला गया, हाई डे स्पीच का युद्ध। मतलब जो बीच में युद्ध हुआ, इसको यहां लिख देता हूं ना, जो युद्ध हुआ, युद्ध को क्या बोला भैया, हाई डे स्पीच, हाई डे स्पीच का युद्ध। ये किस नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी के किनारे, इसलिए इसको बोलते हैं वितिस्ता, झेलम में वितिस्ता का युद्ध, अन्य नाम झेलम वितिस्ता। वितिस्ता पुराना नाम था, तो झेलम वितिस्ता का युद्ध भी इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो राजा पोरस थे उनकी होती है हार और सिकंदर की होती है जीत। लेकिन सिकंदर क्या हुआ कि राजा पोरस का जो बहादुरी देखकर खुश हो गया और उसका साम्राज्य इसने वापस लौटा दिया। तो ये तब ये सिकंदर के बारे में। और इसके फैक्ट्स, अब फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिकंदर भारत कब तक रुका, लगभग 19 महीने, 19 महीने सिकंदर भारत रुका। 19 महीने क्या करता है सिकंदर भारत रुका, सिकंदर भारत रुका, लगभग 19 महीने क्या करता है सिकंदर भारत रुकता है। ये तो आपको समझ में आ गया, राजा पोरस की होती है हार, सिकंदर की होती है जीत। ये हाई डे स्पीच का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल घूमता है। ये शायद सीजीएल 2022 का सवाल है, सीएचएसएल में आया हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा संडे वाली क्लास में, ठीक है। संडे वाली क्लास का भी आपको कर रहे हैं फटाफट। अब जो आने 21 तारीख 20-21 वाला संडे है, तो उसका लेक्चर वो मिल जाएगा आपको संडे वाले दिन। तो हमने देखा भी 19 महीने सिकंदर भारत रुका। अब ये दार्शनिक से प्रभावित था, एक तो दार्शनिक से प्रभावित था और एक दार्शनिक से ये क्या था, अपने साथ में ले गया था। तो दार्शनिक के बारे में देखते हैं। दार्शनिक, एक दार्शनिक से निकलता था ये 2 सवाल। पहला सवाल कि किससे तो ये प्रभावित था, प्रभावित किससे, तो ये क्या था भैया, प्रभावित था, प्रभावित था मंडाविस से, मंडाविस, मंडाविस से तो क्या था भैया, प्रभावित था। और किसको साथ ले गया, साथ ले गया, किसको साथ ले गया था भैया, ये ले गया था कालानास को, कालानास, कालानास को अपने साथ में ले गया। तो प्रभावित किस दार्शनिक से प्रभावित था, हम बोलोगे भैया मंडाविस दार्शनिक से ही प्रभावित था। और कालानास को अपने साथ में क्या करता है भैया, ले जाता है। अब इसने क्या कि भारत में रहते हुए 3 जगह बसाई, ये 3 जगह निर्माण किया, उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन सी जगह थी उसके बारे में देखते हैं। 32 साल की उम्र तक इसने पूरा शासन किया। 33 साल में इसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब ये जा रहा था ना, लौट रहा था, लौटते बेबीलोन जगह है, तो बेबीलोन में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें भारत में भैया 3 शहर बसा है, 3 शहर क्या किए भी बसा है।
और कौन सा भैया? पहला था निकेया, निकेया। दूसरा बहु केफला, बहु केफला। और तीसरा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। जो बहु केफला था ना, इसका घोड़ा था फेमस, इसका घोड़ा था बहु केफला, उसी के नाम पे इसने झेलम नदी के किनारे, कहा झेलम नदी के किनारे इसका बस आता है। बोला हाँ भी ये चीज थी। अब सिकंदर की क्या होती है, लौटते वक्त बेबीलोन में इसकी मृत्यु जाती है। बेबी लोन, लौटते वक्त क्या होती है, बेबीलोन में इसकी क्या जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। मात्र 33 वर्ष की उम्र है, देख लो। और पूरा विश्व विजय, विश्व में जो महत्वपूर्ण जो देश थे उन पर क्या करता है भैया, अपने विजय करता है और अपने साम्राज्य का क्या करता है भैया, विस्तार करता है। तो भैया ये था अलेक्जेंडर, यानी अपनी देसी भाषा में बोले तो सिकंदर। तो इसके बारे में बात की, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा है तो उसको अपन अलग अलग पॉइंट्स डिवाइड करेंगे, उस पॉइंट्स के तो हम मौर्य साम्राज्य की स्टडी करने वाले। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, जब तक मैं हूं ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।